गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग VVI MCQ क्वेश्चन को देखने वाले। या जो वीडियो है ना, भूगोल क्लास 11 का फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का है। सेकेंड बुक का हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। और इसमें जो है ना, लगभग 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन गारंटी है कि इसी से रहेगा। एक वीडियो है, बहुत ही अच्छा से समझ के हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए ताकि वे सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षण किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक के द्वारा बनता है, जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, मतलब जो मानव नहीं बनाता है, उसे भौतिक लक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल उद्यान। इसमें मैदान जो होता है ना, जिसको फील्ड बोलते हैं, समतल भूमि जो होता है, ये मानव निर्मित नहीं होता, ये जो है ना प्राकृतिक होता है। तो इसमें भौतिक लक्षण कौन सा हो जाएगा? मैदान। बाकी बस जल उद्यान, जल में अगर मान के चलो कोई तरह का कारखाना लगता है, जैसे बिजली बनाने वाला, तो ये मानव निर्मित है। बंदरगाह जैसे नाव रुकने वाला, ये भी मानव निर्मित। सड़क भी मानव निर्मित है। तो जो मानव निर्मित होता है उसको सांस्कृतिक लक्षण बोला जाता है। तो भौतिक लक्षण पूछा जाएगा तो जो प्राकृतिक है उस पर टिक लगाएंगे, लेकिन अगर सांस्कृतिक लक्षण पूछा जाए तो जो मानव के द्वारा बनाया गया उस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ना, किया था इरेटोस्थनीज। कौन किया था? इरेटोस्थनीज। इसीलिए जियोग्राफी शब्द का पहले बार प्रयोग किया, इसलिए इसे जनक कहा जाता। लेकिन अगर जियोग्राफी शब्द नहीं लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उसका जन्मदाता अगर पूछा जाए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और ऑप्शन में रहे हिकेटियस। क्या रहे? हिकेटियस। तो हिकेटियस को हम लोग टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ जब भी जियोग्राफी या जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण मतलब होता है कि काल का अध्ययन करता है। तो हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में देखो, सबसे पहले एंशियंट पढ़ते हैं, एंशियंट के बाद मेडिवल पढ़ते हैं, मेडिवल के बाद मॉडर्न पढ़ते हैं। ये जो है ना, टाइम के अनुसार पढ़ते जाते हैं। शुरुआत वाली घटना को एंशियंट में पढ़ते हैं, मिडिल वाली घटना को मेडिवल में पढ़ते हैं, और एंशियंट, ये प्राचीन के बाद, मध्यकालीन के बाद ये आधुनिक जो आता है ना, हम लोग लास्ट वाला में पढ़ते हैं। तो ये समय के अनुसार ये अध्ययन करते हैं, और वो कौन सा विषय है? इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल जो है ना, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन किसमें होता है कि जियो प्लस ग्राफी से बना है, लेकिन नहीं, जियो प्लस ग्राफोज, जियो प्लस ग्राफोज, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफी, है कि नहीं। अगला है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल की शाखा किसे कहा जाता है? जिसमें मानव के बारे में पढ़ेंगे उसको मानव भूगोल बोलते हैं। देखो, यहाँ जल विज्ञान, जल के बारे में पढ़ते हैं। भू आकृति, भूमि की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। मृदा भूगोल, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल, इसमें समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का शाखा कौन सा हो जाएगा? सामाजिक भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? देखो, यहाँ पे नहीं जोड़ा हुआ है, प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक नहीं होगा तो सांस्कृतिक होगा या मानव निर्मित होगा। तो यहाँ पे सांस्कृतिक, देखो सड़क, सड़क क्या है? ये सांस्कृतिक लक्षण है। बाकी बात, पर्वत भगवान के द्वारा बनाया गया, नदी, मैदान, ये सब क्या है? प्राकृतिक लक्षण है। लेकिन ये सड़क क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक लक्षण हो जाएगा। अगला है, किस भूगोल वेता ने सबसे पहले विश्व के मानचित्र या विश्व का मानचित्रण किया था, मतलब विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाने का कोशिश किया था? तो वो व्यक्ति है अरस्तु, ये टॉलमी। कौन है? टॉलमी, अरस्तु नहीं, टॉलमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? देखो, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है ना, इसे कहा जाता है शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। ऐसे देखिएगा ना, तो ये सूर्य है, सूर्य है। और यहाँ पे सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र। लेकिन ज्यादा गर्म होना चाहिए किसको? बुध का। लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है ना, ये सूर्य के तापमान को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण इसका, इसके पास गर्मी तो होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये बुध गर्म हो जाता है। लेकिन जैसा ही सूर्य का प्रकाश इसे वापस चला जाता है ना, तो यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे खूब ज्यादा गर्म भी होता है, खूब ज्यादा ठंडा। लेकिन इसके शुक्र के पास जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तापमान को अवशोषित करता है, जिसके कारण जो है ना, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। जो गर्म होने के बाद एक विशेषता होता है, कोई भी चीज जो गर्म कीजिएगा ना, तो वो चमकने लगता है। जैसे आयरन है, उससे अगर कपड़ा पे प्रेस करते हैं ना, तो कपड़ा क्या होता है? कपड़ा में एक चमक आ जाता है। तो उसी तरह से जो ना, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे भोर या शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर या शाम का तारा। इसके अलावा बुध को सबसे छोटा ग्रह,
सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है कि नहीं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रह को भीतरी ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये सूर्य है। अब सूर्य के बाद ये बुध हो गया, बुध के बाद ये शुक्र हो गया, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। और इसके बाद जो है ना क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसके बाद मंगल के बाद क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह के बाद ये जुपिटर है, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से आप यहाँ पे इसके अंदर वाला जो ग्रह है ना, इसे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। इसी को भीतरी ग्रह बोला जाता है। तो भीतरी ग्रह की कुल संख्या कितना है, 4। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये कौन कौन सा है, तो ये बुध, ठीक। बुध को क्या बोला जाता है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ना आंतरिक ग्रह है। ये छोटा छोटा ग्रह, ये सब बड़ा ग्रह है, ठीक। और क्या याद रखिएगा कि ये जो भीतरी ग्रह है, इसके पास उपग्रह बहुत कम है। किसी किसी के पास तो उपग्रह है भी नहीं। जैसे बुध के पास उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, और ये सब के पास उपग्रह ज़्यादा है। इसके पास 67 उपग्रह है कि नहीं। तो याद रखिएगा, इसके पास उपग्रह भी ज़्यादा है, ये बड़ा भी है, लेकिन ठोस ये चारों है। ये सेमी लिक्विड के रूप में है, ये चारों ठोस है। तो आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ये जो क्षुद्र ग्रह का पट्टी है ना, और ये सूर्य, तो क्षुद्र ग्रह के पट्टी और सूर्य के बीच के जो ग्रह है ना, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और यही आंतरिक ग्रह को जो है ना, ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और ये सब ग्रह जो है ना, जुपिटर से मिलता जुलता है, मतलब बृहस्पति से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको इधर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं जोबियन ग्रह। क्या कहा जाता है, जोबियन ग्रह। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भीतरी ग्रह किसको बोलते हैं। तो भीतरी ग्रह सूर्य की पट्टी, सूर्य व पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। पट्टी मतलब ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होता है, ये दोनों के बीच में पाए जाने वाला ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो लगभग इसी से आएगा। और एक वीडियो जो दूसरा बुक का है, सेकेंड बुक का, उसमें भी लगभग 50-60 क्वेश्चन हम बताएंगे। और इतना क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, तो आपको जियोग्राफी में कोई टेंशन नहीं। इतना ही में से पूछा जाएगा। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि एक्स्ट्रा पूछे, लेकिन अगर इसको ये पूरा एक्सप्लेनेशन का अगर सुनते जाते, ध्यान से समझते जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो आप ध्यान से सुनिए और इसको 2-3 बार कम से कम देख लीजिए, ताकि ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा टेंशन ना लगे। अब एग्जाम बिंदास लिखिए, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो हम और बना सके। क्योंकि देखो, जब तक ये वीडियो आप लोग दूसरे के पास शेयर नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा होता है कि मनोबल टूट जाता है कि नहीं, बच्चा सबको पसंद नहीं आ रहा है। आप एक बार विश्वास तो कीजिए, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा मेरा वीडियो नहीं देखिएगा कभी, लेकिन एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत या नवीन सिद्धांत कौन सा है। मतलब ब्रह्मांड जो बना था ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या, पूरा ये विश्व जो बना था, ये पूरा यूनिवर्स, ये जो पूरा बना था ना, इसमें सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा नवीन और सबसे ज्यादा मान्य, जो सबको ही माना है, उस सिद्धांत को बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। और ये बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया था, तो एडविन हबल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एडविन हबल के द्वारा दिया गया था। अगला है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखो, पृथ्वी जो है ना, जैसे ये ऊपर वाला क्रस्ट है, ऊपर नीचे मेंटल है, सबसे नीचे में ये क्रोड है। और क्रोड में जो है ना, पाया जाता है निकेल और लोहा। क्या पाया जाता है, निकेल और लोहा। देखो, इसको नाम है सियाल। तो यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। बीच वाला को बोलते हैं सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और लास्ट वाला को बोलते हैं नीफे, नी से निकेल और फे से फेरस, फेरस मतलब लोहा। तो क्या पाया जाता है, निकेल और लोहा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, निकेल और लोहा। अगला है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। इकाई या मात्रक। तो प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी की मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी को मापा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष जनरली लाइट को लोग बोल देते हैं कि ये प्रकाश का मात्रक है। यहाँ प्रकाश ऑप्शन में नहीं दिया है, हो सकता है कि प्रकाश दे। तो जनरली प्रकाश वर्ष जो है ना, सोचता है कि प्रकाश का मात्रक है, नहीं, दूरी का मात्रक, याद रखिएगा। अगला है, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी। तो चंद्रमा हम लोग जानते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का एक टुकड़ा ही चंद्रमा है।
क्या हुआ था, ये 4.44 अरब वर्ष पहले जो है ना, ये घटना हुआ था जिसमें एक तारा जो है ना पृथ्वी से टकराया था, और पृथ्वी का ये कुछ हिस्सा जो है ना टूट करके बिखर गया, और यही जो टूट करके बिखरा ना, इसी को चंद्रमा बोला जाता है। ये कहाँ से टूटा था, तो जब ये प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में ये पहले चंद्रमा था, और ये टूटने से चंद्रमा बना, और ये प्रशांत महासागर में जो गड्ढा है वो वहाँ पे पानी भर गया है कि नहीं। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 4.44 अरब वर्ष पहले। और ये जो घटना था ना, जो टकराया था, ये कोई जो तारा था जो ना, किससे टकराया था, पृथ्वी से, तो उस घटना को बोलते द बिग स्पेल्ट। क्या बोला जाता है, द बिग स्पेल्ट। अगर पूछा जाए द बिग स्पेल्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि द बिग स्पेल्ट जो है ना, ये पृथ्वी के निर्माणकारी घटना है, जिसे जाना जाता है द बिग स्पेल्ट के नाम से। अगला है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड। तो सौरमंडल जो है ना, सूर्य तथा इसके परिवार को मिलाकर के सौरमंडल बोलते हैं। सबसे इसमें प्रधान जो है ना, उसे सूर्य को माना जाता है। सूर्य इसको मुखिया माना जाता है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को। तो वही बोला जाता है कि प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो याद रखिएगा सूर्य। अगला है द बिग स्पेल्ट का संबंध निम्न में से किससे, अभी बताए थे ना कि द बिग स्पेल्ट जो है ना, ये किससे है, तो चंद्रमा जो बना था ना, उसी से द बिग स्पेल्ट की घटना है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति से, किससे, चंद्रमा की उत्पत्ति से। अगला है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापा जाता है, लेकिन किसकी दूरी, स्थल की दूरी की, प्रकाश की दूरी, समय की दूरी की, खगोलीय दूरी, तक खगोलीय दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, खगोलीय दूरी का। याद रखिएगा कि खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। द बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अभी हम ऊपर बताए, एडविन हबल ने। अगला है सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है, तो ये जो पृथ्वी है ना, जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में दूरी घटते बढ़ते रहता है। क्या होते रहता है, घटते बढ़ते, क्योंकि देखो पृथ्वी जो है ना झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, और ये जब मूव करता है ना, तो हो सकता है कि झुका हुआ पार्ट कभी इधर हो, तो ये दूरी घटते बढ़ते रहता है। कभी दूरी कम होता है, कभी दूरी ज़्यादा होता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या होता है, जैसे ये सूर्य हो गया और इस तरह का रास्ता है, और यहाँ पे क्या कौन घूम रहा है, इसमें पृथ्वी घूम रहा है। तो पृथ्वी देखो, यहाँ पे ज़्यादा दूरी लग रहा है, यहाँ पे दूरी कम हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी, यहाँ पे कम दूरी। तो ये जो है ना दूरी घटते बढ़ते रहता है। तो पूछा जाता है औसत दूरी कितना होता है, तो औसत दूरी जो होता है ना, ये 14.96 करोड़ किलोमीटर, या बोल सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये पूछता ये भी है कि दूरी कम कब होता है, दूरी ज़्यादा कब होता है। देखो यहाँ पे दूरी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे दूरी कम लग रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो मिनिमम दूरी होता है वो 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को। और मैक्सिमम दूरी होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। लेकिन ये घटना भी पूछा जाता है कि 3 जनवरी को क्या बोलते, तो आप याद रखेगा उपसौर। क्या बोला जाता है, उपसौर। उपसौर, उपसौर क्या होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के, इस चंद्रमा नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जब होता है ना, तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर। लेकिन जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है तो उसको उपभू बोलते हैं। देखो यहाँ पे उपभू एक शब्द है, उपभू, उपभू और उपसौर, उपसौर। देखो दोनों में क्या अंतर है, उपसौर किसको बोलते, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उपसौर कहा जाता है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है तो उसे उपभू कहते हैं। और उपसौर जगह आप सौर लिखा रहे, क्या आप सौर, अगर आप पूरा हो जाए आप सौर, तो ये मैक्सिमम दूरी होता है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब मैक्सिमम दूरी होता है तो उसे आप सौर कहा जाता है। और अपसर कब होता है, 4 जुलाई को। और भाई अपभू रहे, अपभू, अपभू क्या होता है, तो सूर्य, सूर्य नहीं, ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है तो उसे अपभू कहते हैं। मतलब चंद्रमा के बाद पूछा तो उपभू और अपभू, और पृथ्वी और सूर्य के बीच पूछे तो अपसौर उपसौर, है कि नहीं। अगला हम लोग समझते हैं, निम्न में से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण। जोबियन ग्रह हम लोग जानते हैं ना, जो जुपिटर से मिलता जुलता है, और वो चारों ग्रह को जोबियन ग्रह कहा जाता है। उसमें से कौन सा है, बृहस्पति, क्योंकि ये तीनों जो है ना ये पार्थिव ग्रह कहलाता है, क्योंकि तीनों शुद्र ग्रह के अंदर था और पृथ्वी से मिलता जुलता था। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो याद रखेगा पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। अगला किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, हम लोग उस टाइम भी देखे थे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक मतलब होता है कोई मानव नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बना है। हम लोग जानते हैं ना, चंद्रमा जो है ना, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। ये जो है ना, एक प्राकृतिक घटना था, कोई मानव नहीं कि यहाँ पे तोड़ करके फेंक दिया है कि नहीं। तो ये चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। धरातल पर वह बिंदु जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है। देखो यहाँ पे ये, जैसे हम लोग जानते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप निकला, ठीक। तो भूकंप जो है ना, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट में सबसे पहले आता है, यहाँ पे सबसे पहले भूकंप का एहसास हुआ। तो वही पूछा कि जहाँ सबसे पहले, ये पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ सबसे पहले जो है ना भूकंप का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। लेकिन जहाँ से भूकंप सबसे पहले निकलता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। अगर पूछा जाएगा पृथ्वी का वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। और पृथ्वी के सतह पे जहाँ पे सबसे पहले महसूस होता है उसे क्या कहा जाता है? अधि केंद्र। अधि केंद्र को बोलते हैं एपी सेंटर, और उद्गम केंद्र को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो देखो भूकंप जो है ना, भूकंप में तीन तरह का वेव निकलता है। एक निकलता है पी, एक निकलता है यस, एक निकलता है यल। एक इसमें सबसे स्पीड जो है ना पी निकलता है, और सबसे धीरे धीरे कौन चलता है? यल। पी को प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग बोलते हैं, इसको द्वितीयक तरंग बोलते हैं, इसको धरातलीय तरंग बोलते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। तीनों में सबसे ज्यादा घातक कौन होता है? घातक मतलब नुकसान, तो सबसे ज्यादा नुकसान यल वेव होता है। देखो यल वेव जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक क्यों तो होता है? क्योंकि देखो ये धीरे धीरे जा रहा है, और ये जो है ना सतह में केवल चलता है। सतह पे जो कुछ है, देखो ये जो है ना, क्या होता है? पी वेव, वो तीनों माध्यम में चल जाता है, यहाँ से जाता है पूरा ये वायुमंडल में चला जाता है। और ये यल जो है ना ऐसे नहीं जाता है, यहाँ से आता है उसके बाद धरातल में ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो ये धरातल के पास जितना भी पेड़ पौधा मकान बिल्डिंग जो होता है ना, ये गिरते जाता है। तो सबसे ज़्यादा घातक जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव को कहा जाता है, क्योंकि देखो ये सबसे धीरे धीरे आया। और आप ही देखिए कि आपसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होते हैं? जैसे मान के चलो आप रोड में खड़े हैं और एक बाइक वाला आया, इतना स्पीड से आया कि आप बाइक वाला को देख भी नहीं पाए, है कि नहीं। तो देख भी नहीं पाए ना, तो उतना ज़्यादा असर नहीं करता आपने। और कोई बाइक है जो बहुत धीरे हाँ 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 बजाते बजाते आ रहा है, आप किरकिरा हो जाइएगा, लगेगा कि इसको उधर ही लगता कि मार के पंचर कर दे गाड़ी, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा किरकिरा कौन कर रहा है? ये, वो तो आया और सटाक से निकल गया, ज़्यादा प्रभावित आपको नहीं किया। ये आया पूरा धीरे धीरे आ रहा है 5 के स्पीड से, हॉर्न बजाते बजाते, इरिटेट हो जाइएगा आप। तो सबसे ज़्यादा घातक कौन होता है? जो धीरे धीरे आता है, उससे वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पे यल वेव जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और सबसे स्पीड कौन है? तो पी वेव। सबसे कम घातक कौन है? तो पी वेव। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना, स्ट्रम्बोली। कौन है? स्ट्रम्बोली। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे पृथ्वी के अंदर क्या है कि नहीं है, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर खनिज भी मिलता है, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी भी मिलता है। तो ये पृथ्वी के अंदर है क्या कि नहीं है, इसको जानने का दो तरीका होता है। एक होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? जो खोद करके जाके देखो, खुद दे जाके घुस के देखो कि क्या है। या तो यहाँ से जो ज्वालामुखी निकल रहा है, तो ज्वालामुखी तो अंदर वाला ही निकल रहा है ना, और यहीं पे बाहर आ गया, तो इसको देख करके बता दो। तो ये दोनों प्रत्यक्ष होता है, या तो खुदाई या तो ज्वालामुखी। ये दोनों प्रत्यक्ष तरीका है पृथ्वी के अंदर है क्या कि नहीं ये जानने का। लेकिन अप्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? जो अनुमान लगाया जाता है, जैसे भूकंप। भूकंप के द्वारा जो है ना, ये पता किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्योंकि भूकंप का जो तीनों वेव है ना, इसमें यल वेव जो है ना केवल धरातल में चलता है, वो पानी में नहीं चलता। मान के चलो यहाँ से भूकंप निकला और ये भूकंप सभी डायरेक्शन में जाता है, और यहाँ पे मान के चलो पानी है, तो यहाँ पे यल अनुभव नहीं होगा। ये भूकंप का तीव्रता जो है ना सिस्मोग्राफ पे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ में डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे यल नहीं आया, तो दिमाग लगा लेता कि यहाँ पे जो है ना कोई तरल पदार्थ है। तो ये भूकंप के द्वारा भी पृथ्वी के अंदर क्या है नहीं है जाना जाता है। तो वही पूछा जाता है कि कौन सा अप्रत्यक्ष तरीका। तो याद रखिएगा भूकंप, ये जो है ना कैसा तरीका है? अप्रत्यक्ष तरीका। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जो है ना कुछ कुछ है अप्रत्यक्ष तरीका है। बस केवल प्रत्यक्ष में दो कुछ याद रखिएगा, एक है खनन और दूसरा है ज्वालामुखी। अगर ये दोनों आएगा तो प्रत्यक्ष, बाकी बात कुछ भी पूछे तो अप्रत्यक्ष, है कि नहीं। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला है, भूकंप ये अंतर को किसे मापा जाता है? अभी बताया ना, भूकंप का जो तीव्रता है उसे सिस्मोग्राफ पे मापा जाता है। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। और इसमें जो है ना दो तरह का स्केल का प्रयोग किया जाता है, एक रिएक्टर स्केल और दूसरा मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। अगर पूछा जाए सिस्मोग्राफ में कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है ना अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड, आंतरिक क्रोड। क्या? आंतरिक क्रोड। सबसे ज्यादा ये घनत्व वाला है। और सबसे कम घनत्व सबसे प्रॉपर्टी का, सबसे ऊपर वाला को। अगला है, भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केली, ये मार्केली स्केल भी है और वैज्ञानिक का भी नाम है, अपने नाम पे ही स्केल का नाम रखा मार्केली स्केल। तो भूकंप की तीव्रता को जो है ना मार्केली स्केल से मापा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी जो ना जियोड आकार का है, जियोड। यहाँ पे जियोड नहीं दिया, जियोड को हिंदी में क्या बोलते? भूआब। नस्पति तब हम मारते जब भूआब नहीं रहता, यहाँ पे भूआब है इसलिए हम लोग क्या मारेंगे? भूआब। अगला हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 30। टोटल इसमें भी 50-60 क्वेश्चन होगा, पेशेंस बना के रखिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है? तो ज्वालामुखी और भूकंप जो है ना ये बिना बताइए आता है, आकस्मिक आता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आता है, ये आकस्मिक मतलब पता नहीं चलता कि कब आ गया भूकंप, कब ज्वालामुखी। ये अचानक आने वाला घटना है जिसको आकस्मिक बोलते हैं। अगला है, संवहन धारा सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अर्थर्स होम जो है ना ये संवहनीय धारा सिद्धांत दिया था। संवहनीय धारा सिद्धांत क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं पहले जो है ना पूरा पृथ्वी में धरती एक जगह पे था, जल एक जगह पे था, और ये जो है ना धीरे धीरे इधर मूव किया, ये इधर टूटा, इधर गया, और ये जो ये अफवाह हो रहा था ना इसी को बोलते हैं संवहन। तो संवहनीय धारा सिद्धांत जो है ना अर्थर्स होम्स के द्वारा दिया गया था। अगला है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है ना सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? क्रोड का। भी देखें सबसे ज्यादा घनत्व ऊपर पूछा था किसका था, तो क्रोड का। कितना था? तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। लेकिन अगर औसत पूछा था लगभग पूरा पृथ्वी का घनत्व, तो ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, पहले 5.5 दिया तो इसी को टिक लगाएंगे। अगर ये यूनिट भी दिया रहता तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? देखो यहाँ पे जो है ना 6 प्लेट बड़ा बड़ा है, 7 प्लेट, और उसके बाद जो है ना सब छोटा छोटा प्लेट है। बड़ा बड़ा प्लेट में जितना भी कॉन्टिनेंट का नाम है, जैसे यूरेशिया एक प्लेट हो गया, अफ्रीका एक प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिका एक प्लेट हो गया, दक्षिणी अमेरिका एक प्लेट हो गया, यूरोप एक प्लेट हो गया, अंटार्कटिका एक प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट हो गया। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ना क्या है? ये बड़े बड़े प्लेट है। इसके अलावा एक और प्लेट है जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो है ना ये कुछ बड़े बड़े प्लेट है। बाकी बात इसके अलावा जितना भी प्लेट आपको पूछा जाए, इसके अलावा जितना भी प्लेट पूछा जाए वो सब छोटे प्लेट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नजका, ये छोटा प्लेट, अरब ये छोटा प्लेट, फिलीपीन ये छोटा प्लेट, अंटार्कटिका ये बड़का प्लेट है, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट का नाम है। तो यहाँ पे बोला कि लघु प्लेट नहीं है, तो लघु नहीं तो बड़का होगा, तो बड़का कौन सा है? अंटार्कटिका प्लेट। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ना प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर क्या है? जैसे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा भूकंप आते रहता है, ज्वालामुखी आते रहता है, जिसके कारण जो है ना ये पूरा आग के समान हमेशा निकलते रहता है गोल गोल, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन मतलब क्या होता है कि महाद्वीप जो है ना एक जगह से विस्थापित हुआ। और ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहले क्या दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना। देखो चट्टान जब टूटता है तो उसको अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय। अपर्दन मतलब होता है कि टूट टूट करके आगे बढ़ जाना, टूटा अपर्दन हुआ और आगे बढ़ गया। अपक्षय मतलब होता है कि वहीं पे टूट के रहा। ठीक। अगला है, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो भूस्खलन मतलब भूमि का धंसना। और भूमि कहाँ धंसता है? जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है और अंदर में खनिज है, और खनिज को हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये क्या होता है? खोखला हो जाता है, और ये भूमि कभी ना कभी क्या होता है? नीचे धंस जाता है। और ये जनरली जो है ना खनिज निकलता है पठारी क्षेत्र से। तब भूस्खलन सामान्यतः कहाँ देखा जाएगा? पठारी क्षेत्र में। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें? पठारी कौन सा है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी। देखो नदी जो है ना अपने साथ मिट्टी लाती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। सबसे अच्छी मिट्टी भी बोला जाता है। यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी अच्छा है तो खेती अच्छा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी हो जाए? जलोढ़ मिट्टी। अगला है, भू आकार, यू आकार, भू आकार नहीं यू आकार, ये यू है, यू आकार की घाटी बनती है। तो देखो ये जो हिमालय पर्वत है ना, जैसे ये हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ से नदी जो निकलती है ना यहाँ से ऐसे घुसती है तो यहाँ पे यू बनाती है।
तो यू आकार की घाटी जो है ना जनरली कहाँ बनता है, तो हिमालय क्षेत्र में बनता है। कहाँ बनता है, हिमालय क्षेत्र में बनता है यू आकार की घाटी। अगला है बरखान का निर्माण। बरखान जो है ना क्या होता है कि ये जो बालू होता है ना, तो बालू उड़ करके और ये अर्धचंद्राकार रूप ले लेता है, इसको बरखान बोलते हैं। तो ये बरखान जनरली किससे संबंधित है, पवन से। क्या करते हैं, पवन मतलब हवा। ये हवा जो है ना बालू को उड़ाता है और अर्धचंद्राकार रूप में जमा कर देता है, इसको बरखान कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा बरखान जो है ना, ये राजस्थान का एक जगह है जैसलमेर, वहाँ पे जो है ना बरखान का समूह पाया गया है, बहुत ही ज्यादा बरखान पाया जाता है। तो बरखान किससे संबंधित है, पवन से। किससे, पवन से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो ये बरखान देखो ये पवन द्वारा बना था। कंदरा ये बनता है बर्फ हिमनद के द्वारा, हिमोड़ ये हिमनद के द्वारा। ये गोखुर झील जो है ना ये नदी के द्वारा बनता है। क्या होता है गोखुर झील, जैसे नदी है और नदी ऐसे ऐसे जाती है, और मान के चलो कभी क्या होता है कि इधर से नाव बह करके इधर ही से चल गई, तो ये जो है ना इधर छूट जाता है इतना वाला भाग, और ये जो है ना गाय के खुर के समान दिखने लगता है, क्योंकि ये जो इधर से चलने लगा और यहाँ पे इस तरह का पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखने लगा, और ये जो है ना यहाँ पे पानी जमा रहता है, ये झील बन जाता है, इसीलिए गोखोर झील बोलते हैं। तो ये पानी के द्वारा निर्मित है, नदी के द्वारा निर्मित है। वही पूछा था कि नदी के द्वारा कौन सा संरक्षण बनता है, तो याद रखिएगा गोखोर झील। अगला है नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण गहरी तथा संकीर्ण तथा गहरी पट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ पे पट्टी भी होगा, ये हाँ घाट को क्या कहते हैं, पट्टी नहीं घाट। संकीर्ण घाट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखो एक होता है डेल्टा और एक होता है ज्वारनादमुख। डेल्टा क्या होता है, जैसे नदी है, ये नदी आ रही है और यहाँ पे समुद्र है, तो नदी जो है ना अपने साथ जो मिट्टी ला रही है यहाँ पे छोड़ दी और ये पानी सीधा यहाँ पे गिर गया, तो ये जो मिट्टी छोड़ी ना इसको डेल्टा बोलते हैं। और कल्पना करो कभी जैसे इधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है, दोनों तरफ पर्वत है, तो क्या होता है कि नदी जो अपने साथ मिट्टी लाई ना, ये पर्वत होने के कारण मिट्टी दोनों ओर छोड़ नहीं पाती है, सीधा जो मिट्टी है ना समुद्र में जाके गिरा देती है, तो उसे एस्चुरी या ज्वारनाथ बोलते हैं। तो यही संकीर्ण जो है ना घाटी जो है ना ये क्या बनाती है, तो ज्वारनाथ मुख को बनाती है, एस्चुरी भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो देखो वायुमंडल में से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना पाई जाती है, तो 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर आर्गन पूछा जाए तो 0.93%। ये सबका परसेंटेज भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का कोई परसेंटेज नहीं है, बस थोड़ा बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है, देखो वायुमंडल का जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 मंडल है ना, उसमें सबसे निचला कौन सा है, क्षोभ मंडल। और ये मानव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी मौसमी घटना इसी में घटता है, जैसे वर्षा होना, बादल लगना, है कि नहीं, हवा, ये सब का सब कौन सा है, क्षोभ मंडल में होता है। हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सारी सारी घटना कौन सा मंडल में, क्षोभ मंडल में। केवल समताप मंडल में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है, और दूसरा बात याद रखिएगा कि यहाँ पे वायुयान चलता है। अगर पूछा जाए वायुयान किस में चलता है, किस मंडल में, तो समताप मंडल में, है कि नहीं। अगला है वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है, तो नहीं बोला जाता है कि मौसम की तरह तुम भी बदलता रह जो जाओगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो तुरंत तुरंत बदलता है उसको मौसम बोलते हैं, और जो नहीं बदलता है उसे जलवायु कहा जाता है। तो वही बोला अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है, वायुमंडल के अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब बहुत कम समय में, ये क्षणिक क्षणिक में बदलते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मौसम। अगला है वायुयान सामान्यतः किस मंडल, अभी देखे ना समताप मंडल में वायुयान चलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला है क्षोभ मंडल धरातल से धरातल से कितनी ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है। मतलब ये जो पृथ्वी की सतह है ना ऊपर क्षोभ मंडल है, तो ये पृथ्वी के ऊपर जाते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं तापमान घटते जाता है। क्यों घटता है सो समझो। जैसे हम लोग देखें ना कि ये रूम है, तो रूम में बहुत सारा वस्तु भी होता है, जैसे दीवार है और बेड है, गद्दा रखा हुआ है, कुर्सी है, तो सब गर्म होता है, सब गर्मी जो है ना इधर रिलीज करता है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे कोई बैठता है ना तो हर तरफ से हीट आता है। लेकिन ऊपर जाएंगे ना पहाड़ पर्वत पे, तो केवल पेड़ पौधा रहेगा, वहाँ पे घर ना है, ना बेड है, ना कुर्सी है, कुछ नहीं, सब कुछ ना गर्म हो रहा है। यहाँ पे पेड़ है और पेड़ से ठंडी ठंडी हवा ऐसे चलती है, तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है। तो कितना घटता है, तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। तो याद रखिएगा कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन कितना, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा। अगला है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए, ये है देखो ये पूरा ग्लोब हो गया, बीच वाला लाइन क्या था, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। यहाँ पे सूर्य रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। यहाँ पे मार्च में रहता है, कब रहता है, मार्च में। और मार्च से फिर 3 3 महीना जोड़ते जाइएगा,
चलते जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यहाँ पे क्या हो गया जून, ये जून हो गया। जून से जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर हो गया। सितंबर से 3 महीने जुड़ेगा तो दिसंबर। तो वही पूछा था कि 21 जून, तो 21 जून कब हो गया, देखो ये जून है, ये जून है। तो ये कौन सा रेखा है, ये कर्क रेखा है। नीचे वाला मकर रेखा है, बीच वाला विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में 2 बार, एक मार्च, फिर जून यहाँ, फिर सितंबर यहाँ, दिसंबर यहाँ। तो 21 जून की सीधा रेखा कहाँ पे चमकता है, कर्क रेखा पे। कहाँ, 21 जून, ये सितंबर में 22 सितंबर, ये दिसंबर में क्या, 23 दिसंबर, फिर ये 21 मार्च, है कि नहीं। तो इसी तरह से जो है ना सूर्य की किरणें चमकती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा पे कब चमकती है, तो ये जून में। कितना जून, 21 जून। और ये कर्क रेखा कितना में है, तो देखो ये जो है ना, एक चीज याद रखिएगा, ये 0 डिग्री बीच वाला, ये 23.5 डिग्री, नीचे वाला भी 23.5 डिग्री है। ये ऊपर में तो इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। तो हम बोले थे ना, ऊपर में बताए थे कि 4 जुलाई के जो है ना ज़्यादा दूरी होता है। अगला है, आकाश का रंग नीला, नीला जो होता है ना प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको, बैरोमीटर को। अगला है, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है, तो 1013.25 मिलीबार होता है। 1013.25 समुद्र तल पर जो दाब होता है ना, दाब मेजर किया जाता है, वो कितना है, 1013.25 मिलीबार। क्योंकि दाब को मिलीबार में मापा जाता है। लेकिन कौन सा, जल चक्र, जल चक्र मतलब ये जल चक्र हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहले ये जल होता है, फिर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वाष्पित होता है, ऊपर जाके संघनन होता है, मतलब बर्फ बनता है, फिर वर्षा होता है। तो ये इसमें क्या क्या है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, फिर वर्षण होता है। वाष्पीकरण होता है जल चक्र में, फिर संघनन होता है और वर्षण होता है। ये तीनों होता है, लेकिन जलयोजन ये नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा भाग नहीं, तो जलायोजन। अगला, निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। देखो ये द्रव है, इसको गर्म करेंगे ना तो वाष्पित हो जाएगा और गैस बन जाएगा। तो वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला है, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो हिम जहाँ पे होगा वही ना हिमपात होगा। हिम मतलब बर्फ, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होगा, है कि ना, पर्वत में बर्फ बनता है जनरली। अगला है, धान के खेत में कौन सी गैस पाया जाता है। धान की जड़ में जो है ना मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस, मीथेन गैस। अगला है, संसार का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा जो है, सबसे बड़ा वही है, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के गहरा गर्त जो है ना उसको मेरियाना गर्त बोलते हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है, और सबसे गहरा गर्त या खाई कौन सा है, तो मेरियाना। अगला है, पृथ्वी तथा चंद्रमा का न्यूनतम दूरी, उपभू, अभी हम बताए थे ऊपर, उपभू। अगर मैक्सिमम दूरी पूछे तो अपभू, है कि नहीं। अगला है, वृहद ज्वार कब आते हैं। ज्वार किसको बोलते हैं, तो जैसे ये समुद्र है, समुद्र का पानी ऐसे छलकता है ना ऊपर, उसी को ज्वार बोलते हैं। और कब आता है, तो ये अगर चंद्रमा और सूर्य ये दोनों एक ही रेखा में हो और दोनों ऊपर की ओर, अपना गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के पास है, तब दोनों ऊपर की ओर अगर पानी को खींचे तो तब बड़ा ज्वार आता है। लेकिन कल्पना करो इधर चंद्रमा और इधर सूर्य, तो एक इधर खींचेगा दूसरा उधर करेगा, तो बड़ा ज्वार नहीं आ पाएगा। तो बड़ा ज्वार कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत हो, नहीं, एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण हो। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तो उससे बड़ा बृहद ज्वार का निर्माण होता है कि नहीं। अगर पूछा जाए कि दोनों में ज़्यादा जिम्मेदार कौन है बृहद ज्वार के लिए, तो याद रखेगा चंद्रमा। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य जो है ना बहुत दूर है, तो ज़्यादा दूर होने के कारण इसका पावर उतना ज़्यादा मिल नहीं पाता, लेकिन चंद्रमा नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा ज़्यादा खींचता है कि नहीं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, अभी देखे ना, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर फैला हुआ, मतलब जल है, तो 71%। हम लोग जानते हैं 3 भाग में जल, 1 भाग में स्थल है, तो 71% पे जल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता मतलब जीव में जो वेरिएशन होता है, जैसे अलग अलग तरह का जो जीव होता है, जैसे ये मेढक हो गया, मछली हो गया, तोता हो गया, है जो अलग अलग तरह का जीव होता है ना, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता बहुत ज़्यादा जरूरी है, जीवों में विविधता होना चाहिए, एक ही तरह का जीव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा कि जैव विविधता किसके लिए महत्वपूर्ण है, जंतु के लिए, पौधे के लिए, पौधे तथा प्राणी के लिए, कि सभी के लिए, सभी जीवधारी के लिए। ऐसा नहीं कि पेड़ के लिए कि पेड़ ज़्यादा होना चाहिए बाकी वो दूसरा नहीं चलेगा, तो सभी जीवधारी के लिए जरूरी है जैव संरक्षण। अगला है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो ये जो पार्क या पशु विहार है ना, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन तो चलो कर लेते हैं हम लोग,
पालतू जीवों के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं, संरक्षण के लिए। सबसे ज़्यादा जरूरी किसके लिए? संरक्षण के लिए, ताकि वो सब जो है ना जीवित रह सके, बचे रहे। अगला है जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। जैविक अपक्षय किसको बोलते हैं? जो जीव जंतु का अंश होता है, अवशेष होता है। जैसे जीव जंतु, कृषि, ये भी जीव है ना, कि खेती वाला कोई भी चीज है वो भी जीवित होता है। धान का पौधा जीवित होता है कि नहीं? वो तो वो जो सड़ता करता है उसको जैविक अपक्षय बोलते हैं। वनस्पति का जो अंश होता है उसी को भी जैविक अपक्षय बोलते हैं। तो क्या हो जाए इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। वन में जो जीव है ना उसको सुरक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो है ना 1992 में हुआ था, 14 जून 1992 में। कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहा जाता है। अगला है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी जो है ना आज से 460 करोड़ वर्ष पहले बना था, तो अनुमानित आयु कितना हो जाएगा? 460 करोड़ वर्ष। अगला है अनाई मोड़ी पर्वत की ऊंचाई कितना है? देखो यहाँ पे अनाई मोड़ी जो है ना सबसे ऊंचा पर्वत है। अनाई मोड़ी अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है। इसका ऊंचाई 2695 मीटर। ये 1500 मीटर जो है ना, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत है, जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। अगर पूछा जाए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी। ऊंचाई कितना है? 1500 मीटर। और ये 2633 जो है ना, ये नीलगिरी पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं डोडा बेटा। एक है अनाई मोड़ी, ये अनाई मोड़ी है, ये अन्नामलाई पर्वत पे है। और ये नीलगिरी पर्वत पे डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ना 2633 मीटर है, 2633 मीटर। और अनाई मोड़ी जो है ना 2695। तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अनाई मोड़ी। और ये डोडा बेटा जो है ना 2633 मीटर है। ये किस पर्वत पे स्थित है? नीलगिरी पर्वत पे। और ये किस पर्वत पे? अनाई अन्नामलाई पे। अगला है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हम लोग देखे थे ना कि बिग बैंग सिद्धांत एडविन हबल के द्वारा दिया गया था। तो बस टोटल ये 70 क्वेश्चन है। अगर ये 70 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपका जो है ना फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ। और इसके अलावा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।